Welcome students. This is the part second of the chapter political parties. In the previous lesson we understood what is political party and what are the functions of political party. In this I am going to teach you what are recognized political parties. In India, every political party has to register with Election Commission. That means जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन जो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पिछले इलेक्शन में उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज it divide the different parties as recognized parties and unrecognized registered parties. अगर हम बात करें कि इंडिया में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बेसिकली इंडिया में 750 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन सभी पार्टीज बहुत ही बड़ी और स्टैब्लिश्ड पार्टीज नहीं होती हैं। इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, इट डिवाइड्स द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन टू कैटेगरीज, बेसिकली इन नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज। नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज दोनों ही रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं। Recognized parties are the large and very established parties because these parties are performing very well in the elections. That is why the election commission gives some special facilities to these large and established parties. और इन parties के अलावा जितनी भी बची हुई parties हैं वो होती हैं registered parties। जितनी भी रजिस्टर्ड पार्टीज होती हैं, दीज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। ओनली नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। पहले हम डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि किस बेसिस पे, जो क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे जो इलेक्शन कमीशन है कुछ पार्टीज को नेशनल पार्टीज का स्टेटस देता है या फिर स्टेट पार्टीज का स्टेटस देता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर dividing the parties into national parties and state parties। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि वो नेशनल पार्टी है या फिर वो सिर्फ एक सिंपली रजिस्टर्ड पार्टी है, जो इलेक्शन कमीशन है उसने कुछ क्राइटेरियाज डिफाइन किए गए हैं। तो पहला जो क्राइटेरिया है वो है कि जितने भी टोटल वोट्स जो लोकसभा इलेक्शन में डाले गए हैं उसका एटलीस्ट जो 6% जो वोट है उस पॉलिटिकल पार्टी ने सिक्योर किए गए हों, या फिर असेंबली इलेक्शन जब हुआ था तो उस पार्टी ने 6% जो वोट्स हैं उसको मिले हों 4 स्टेट्स में। दैट मीन्स दैट द नेशनल पार्टी, दैट मीन्स एनी पार्टी टू रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी हैज टू सिक्योर 6% of total votes in the Lok Sabha election or the assembly election in 4 states। इसके अलावा जो कोई भी पार्टी है उसको कम से कम 4 सीट्स दे हैव टू गेट इन लोकसभा। दैट मीन्स जो हमारा लोअर हाउस है उसमें एटलीस्ट उस पार्टी की 4 सीट्स होनी चाहिए, तभी एक पार्टी को नेशनल पार्टी डिक्लेयर किया जाता है। और अगर हम बात करें स्टेट पार्टी के लिए, फर्स्ट क्राइटेरिया है 6% ऑफ टोटल वोट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन एंड दैट पार्टी शुड गेट एटलीस्ट 2 सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी भी स्टेट में जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, दैट मीन्स जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके लिए इलेक्शंस हो रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और उस वाले जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है
जितने भी वोट्स हैं उसका एटलीस्ट 6% इस पॉलिटिकल पार्टी को मिला हो तो उसको स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिलेगा। एंड दैट पॉलिटिकल पार्टी, इसके अलावा भी उस पॉलिटिकल पार्टी को एटलीस्ट 2 सीट जो हैं अपनी सिक्योर करनी पड़ेगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो अगर ये दोनों कंडीशन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल कर पाती है तो उसको स्टेट पार्टी की तरह उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये दोनों ही कंडीशन हैं जिस तरह से कोई भी पार्टी को स्टेट पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें कि इंडिया में कितनी नेशनल पार्टीज हैं, तो हम 2020 तक अगर हम बात करें, इंडिया में बेसिकली 8 नेशनल पार्टीज हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेकंड बीजेपी, थर्ड बहुजन समाज पार्टी, फोर्थ नेशनल कांग्रेस पार्टी, फिफ्थ है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सिक्स्थ है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, सेवेंथ जो पार्टी है वो है हमारी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, एंड दूसरी है जिसको अभी 2019 में, दैट मीन्स 7 जून 2019 में, जिसको रिसेंटली जो नेशनल पार्टी को की तरह उसको रिकॉग्नाइज मिला है, उसको एक स्टेटस मिला है नेशनल पार्टी का, वो है नेशनल पीपल्स पार्टी। ये जो पार्टी है बेसिकली ये नॉर्थ ईस्टर्न से एक फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है, जहां से मतलब कि नॉर्थ ईस्ट से एक ऐसी पार्टी है जिसको नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है। सो इंडिया में बेसिकली अभी फिलहाल 8 नेशनल पार्टी। नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। जो फर्स्ट चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज का वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में जो इंटरनल डेमोक्रेसी होती है वो नहीं होती है प्रॉपरली, बिकॉज देर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू लीडर्स एट द टॉप। जो टॉप में कुछ लीडर्स होते हैं उनके पास ही जो मेजर पावर होती है पार्टीज की वो उन्हीं के पास होती है। अकॉर्डिंगली दे टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। इसीलिए जो ऑर्डिनरी मेंबर होते हैं उनके पास उतनी ज़्यादा सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, और दे डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स। दैट मीन्स जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स होनी चाहिए टाइम टू टाइम वो नहीं होती है। इनफैक्ट दीज पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली। जो भी इलेक्शंस होने चाहिए टॉप पोजीशंस के लिए वो टाइमली नहीं होते हैं। इसीलिए जो पावर है जो ऑर्डिनरी मेंबर है उनके पास नहीं होती है और वो टॉप पोजीशंस पे पहुंच भी नहीं पाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है डायनेस्टिक सक्सेशन। अब होता क्या है, जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं यहाँ पर जो टॉप पोजीशंस होती हैं दीज आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। एक ही फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं जो टॉप पोजीशंस होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। दैट मीन्स जो ऑर्डिनरी मेंबर है उस पॉलिटिकल पार्टी का उसके पास बहुत ही कम वेज रह जाते हैं टॉप पोजीशन में आने के लिए। सो दिस इज लाइक एक ही जो फैमिली है उसी के जो मेंबर्स हैं वो पावर को कंट्रोल कर रहे हैं और बाकी जस्ट उनके अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी होता है कि जो मोस्ट ऑफ द जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग, कि किस तरह का जो फंक्शनिंग वो कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर वो फॉलो कर रहे हैं, वो उसमें बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो जैसा चाहते हैं, जो टॉप लीडर्स हैं जैसा चाहते हैं वैसे ही अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ को मोल्ड किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग जो मिनिस्टर्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। सो दिस इज द चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज। जो नेक्स्ट चैलेंज है वो है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर स्पेशली ड्यूरिंग द इलेक्शंस। अब होता क्या है जी कि जनरली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे यूज टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट्स हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी।
दैट मीन्स ऐसे कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया जाता है जिसके पास या तो बहुत ज़्यादा पैसा है या फिर जो बहुत सारा जो पैसा है मार्केट से रेज कर सकता है फॉर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन। बिकॉज जो मेनली जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो एम है वो है टू गेट द पावर इन द गवर्नमेंट। दैट मीन्स दे वॉन्ट टू गेट इलेक्टेड and they get some power. That is why they always wanted to nominate those candidates who can raise money and so that they could campaign for their election in a better way. So और दूसरा जो रीज़न है वो है रिच पीपल और कंपनीज जो हैं वो ऐसे लोगों को जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको फंड देती है so that they could influence their policies and decisions of the party. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी जो रिच लोग हैं या फिर जो कंपनीज हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स प्रोवाइड करती हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम, सो उसके बाद अगर वो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है तो ये इनको उनकी जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ हैं, उनके डिसीजंस हैं, उन पर बहुत ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस जो रहता है वो बना रहता है। और वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बिकॉज इन्होंने इन्हीं लोगों से जो फंड लिया था इसीलिए ये इनके अकॉर्डिंग ही कुछ ऐसी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ बनाते हैं ताकि जो बिग बिजनेसमैन हैं उनके लिए ये एक ऐसी फेवरेबल पॉलिसी बनाते हैं जिसकी वजह से इनको बेनिफिट मिले। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो क्रिमिनल्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं बिकॉज समटाइम्स दे फील दैट दीज क्रिमिनल्स कैन विन द इलेक्शन, दैट इज़ वाई द पॉलिटिकल पार्टी इज सपोर्टिंग दीज क्रिमिनल्स। ये है हमारा थर्ड चैलेंज। जो हमारा नेक्स्ट चैलेंज है वो है फोर्थ चैलेंज है ऑफन दीज पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट सीम्स टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। व्हाट हैपन इज बिकॉज लगभग जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो उनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज हो गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि इकॉनमी को रिवाइवल की ज़रूरत है, इकॉनमी को रिवाइव करना है, ये एक आइडियोलॉजी है, तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि इकॉनमी को रिवाइव किया जाए। अब प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ उसके लिए लाने पड़ेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर सिर्फ इतना ही डिफरेंस रह गया है कि उन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। दैट मीन्स देयर इज़ ओनली डिफरेंस इज़ द implementation of these programs and policies. So there is decrease in the ideological differences among parties. That is why these political parties do not offering the meaningful choice to the voters. अगर कोई वोटर कोई डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ चाहेगा तो उसके लिए यहाँ पर जो चॉइसेस हैं वो बहुत ही लिमिटेड हो जाती हैं। इसीलिए ये एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बिकॉज इनके काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, जो ये चैलेंजेस है इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो चैलेंजेस को कैसे फेस करेगी और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को किस तरह से रिफॉर्म करना चाहिए। तो इसीलिए जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ कैन दीज पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन बी रिफॉर्म्ड। सो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए कुछ मेजर्स जो हैं जो कि ऑलरेडी ले चुके हैं और कुछ सजेशंस हैं जो कि लेने चाहिए ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये रिफॉर्म हो सके और जो चैलेंजेस हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सके। तो हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज़ स्टेप्स दैट हैव ऑलरेडी टेकन बाय द गवर्नमेंट और देयर इज चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसे ऑर्डर्स निकाले हैं ताकि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म किया जा सके। सो फर्स्ट है हमारा स्टेप दैट हैव ऑलरेडी टेकन और सेकंड है वो हैं हमारे सजेशंस। दैट मीन्स जो स्टेप्स लिए हैं उनके अलावा भी क्या क्या सजेशंस हैं जिस तरह से इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म किया जा सकता है। तो पहले हम पढ़ते हैं कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए। फर्स्ट स्टेप है द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs एंड MPs फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। दैट मीन्स जितने भी MLAs या MPs हैं वो अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था टू मेक अ एंटी डिफेक्शन लॉ।
डिफेक्शन क्या होता है पहले तो आप वो समझिए. इट मीन्स दैट वेन एवर अ MLA और MP चेंज इट्स पॉलिटिकल पार्टी, द पार्टी फ्रॉम विच or the on which a person got elected to different political party, that is the defection. That means आप एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझिए. मान लीजिए पर्सन ए है, इसने किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ा, लेट्स से कांग्रेस से इसने इलेक्शन लड़ा और ये जीत गया. जीतने के बाद ये कुछ भी बन गया, MLA बना या फिर ये MP बन गया. MLA अगर स्टेट के लिए इलेक्शन हुए थे और MP अगर हमारे लोकसभा के लिए इलेक्शन हुए थे, तो अगर ये इसने इस वाली पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ा और उसके बाद ये लेट से MLA बन गया, लेकिन ये बनने के बाद इसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी है वो कांग्रेस से चेंज करके इसने BJP में चला गया, तो दिस इज द डिफेक्शन. दैट मीन्स द पर्सन इज चेंजिंग इट्स पॉलिटिकल अलायंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी. सो ये क्या है, डिफेक्शन है. इसीलिए जो डिफेक्शन है बहुत ही फ्रिक्वेंटली होने लगे थे हमारी कंट्री में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी. अच्छा, ये चेंज क्यों कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टीज? बिकॉज कि मान लीजिए जो BJP है उसने इस वाले जो मेंबर है इसको उसने कुछ भी कैश रिवॉर्ड्स दिए हैं. सो कैश रिवॉर्ड्स लेने के लिए मान लीजिए इसको मिनिस्टर की पोस्ट इन्होंने बोली है कि अगर आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी में आ जाते हैं तो हम आपको मिनिस्टर की पोस्ट दे देंगे. तो इस टाइप के जो बेनिफिट्स हैं वो पाने के लिए इस पर्सन ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज किया, तो इसको डिफेक्शन बोला जाता है. जो डिफेक्शन है हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए, जिसकी वजह से इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ MLA और अ MP फ्रॉम चेंजिंग इट्स पॉलिटिकल पार्टीज. अपनी पॉलिटिकल पार्टीज वो चेंज नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी भी MLA या MP ने अगर डिफेक्शन किया, दैट मीन्स अगर इसने जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी है उसको चेंज किया, तो जो भी पर्सन है जिसने भी किया, दे विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर. दैट मीन्स अपनी जो सीट है वो लूज कर जाएंगे. अब उसके बाद ना तो वो MLA रहेंगे और ना ही वो MP रहेंगे. तो ये बहुत ही बड़ा स्टेप है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके लिया गया. नेक्स्ट जो स्टेप है जो लिया गया वो है जो भी इन्फ्लुएंस है, मनी या क्रिमिनल्स का इन्फ्लुएंस है, उसको डिक्रीज करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक ऑर्डर पास किया. And now it becomes mandatory for every candidate who contests the election to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him. That means कि जो भी कैंडिडेट हैं जिनको इलेक्शन फाइट करना है उनको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, जिसमें उनका एक डिक्लेरेशन होगा कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटी है, और अगर उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो उसकी डिटेल भी उनको देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिक डोमेन में चली जाएगी, ताकि जितने भी जो लोग हैं जो कि वोटिंग कर रहे हैं अपना जो भी वोट है एक इंटेलिजेंट तरीके से लें, सारी चीज़ों को स्टडी करके लें, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है उनको वो समझें कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सा कैंडिडेट है हमारे लिए अच्छे तरह से काम करेगा और कौन सा कैंडिडेट है जो कि सिर्फ और सिर्फ पावर में आने के लिए ही वर्क कर रहा है. सो ये बहुत बड़ा एक रिफॉर्म है जो कि हमारी कंट्री में लिया गया. थर्ड रिफॉर्म है जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया विच मेक इट नेसेसरी फॉर एवरी पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन. दैट मीन्स उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इलेक्शंस होते हैं, दैट मीन्स द इंटरनल इलेक्शन है, उनको उन्होंने कंपलसरी कर दिया. एंड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज शुड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न. सो इस तरह के जो रिफॉर्म्स हैं हमारी कंट्री में लिए गए हैं ताकि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये रिफॉर्म हो सकें और लोगों को बेटर तरीके से सर्व कर सकें. ये तो हमारे जो स्टेप्स हैं जो कि ऑलरेडी ले चुके हैं. नेक्स्ट है कि क्या क्या सजेशंस हैं, दैट मीन्स इनके अलावा भी क्या क्या चीज़ करी जा सकती है जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको हम बेटर तरीके से रिफॉर्म कर सकें. फर्स्ट जो सजेशन है वो है a law should be made to regulate the internal affairs of political parties. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए भी एक लॉ बनाया जाना चाहिए. जैसे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए ये
कंपलसरी हो जाए कि वो एक अपना जो रजिस्टर है, दैट मीन्स रजिस्टर मेंटेन करें, रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स का जो भी रजिस्टर है वो एक मेंटेन करे अपना प्रॉपर, और जो इलेक्शंस हैं वो रेगुलरली हों, इलेक्शंस हैं वो ओपन तरीके से और रेगुलरली हों फॉर द हाईएस्ट पोस्ट। तो हाईएस्ट पोस्ट के लिए जो इलेक्शन है वो होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही जो फैमिली है उसके जो मेंबर्स हैं वही जो हाईएस्ट पोस्ट हैं और जो पावर हैं उसको कंट्रोल करने में लगे हुए हैं और उनके अकॉर्डिंग ही पार्टी वर्क कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो सजेशन है वो है, it should be made mandatory for political parties to give minimum number of tickets, that is about 1/3 to women candidates. दैट मीन्स हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि उनको एटलीस्ट जो 1/3 जो टिकट्स हैं वो विमेन कैंडिडेट को देनी चाहिए। और जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ होती है हर एक पॉलिटिकल पार्टी में, उसमें भी जो विमेन है उसका कोटा होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो विमेन इमेंसिपेशन है, विमेन एम्पावरमेंट है, उसको और बूस्ट मिलेगा और हमारी जो कंट्री है उसमें जो इक्वालिटी है वो प्रमोट होगी। तो इस तरह की जो सजेशन है ये भी हमको फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट है, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस क्या होता है, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज गिविंग फंड टू पॉलिटिकल पार्टीज और द कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस। सो इन दिस गवर्नमेंट गिविंग फंड्स to whom? To political parties or the candidate to contest the election. इसमें क्या होगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। दैट मीन्स अब होता क्या है, जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो बहुत ही बिग और लार्ज होती हैं, उनके पास जो फंड्स की जो कमी है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। इनको कोई भी जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो या फिर जो भी रिच पीपल हैं वो इनको इजीली फंड दे देते हैं, जिसकी वजह से कैंपेनिंग में इनके लिए एक एज होता है एज कंपेयर टू स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज। जो स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर एक जो इंडिविजुअल कैंडिडेट है, अगर वो इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहता है और वो बहुत गरीब है या फिर एक बहुत ही स्मॉल पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पास इतना ज़्यादा फंड नहीं है कैंपेनिंग के लिए, जितना उसके पास फंड नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये उसके लिए ड्रॉबैक है। बिकॉज अगर वो कॉन्टेस्ट कर रहा है इलेक्शन एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट, तो इसके लिए डिसएडवांटेज है। बिकॉज जो कैंपेनिंग में जो जितना ही पैसा चाहिए वो इनके पास नहीं है, जिसकी वजह से जो बिग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको एक अनड्यू एडवांटेज मिल जाता है। इसीलिए जो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस है ये हमारी कंट्री में होना चाहिए, ताकि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर स्मॉल पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, सभी जो हैं एक इक्वल फुटिंग पे आ जाएं और सभी जो हैं अपनी जो प्रोग्राम्स हैं, जो मैनिफेस्टो हैं, उसके बेसिस पे ही उनको वोटिंग की जाए। तो ये एक सजेशन है जो कि करना चाहिए हमारी कंट्री में। इसके अलावा भी दो और सजेशंस हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि किसी भी डेमोक्रेसी में जो स्ट्रेंथ होती है वो लोगों की होती है, दैट मीन्स जो अल्टीमेट अथॉरिटी होती है वो लोगों की होती है, क्योंकि जो लोग हैं वही जो मेंबर्स हैं या एमएलए कह लीजिए या फिर कह लीजिए एमपीज, उन्हीं को वो इलेक्ट करते हैं ताकि वो लोगों को रिप्रेजेंट कर सकें। सो बेसिकली किसी भी डेमोक्रेसी में जो अल्टीमेट अथॉरिटी होती है वो लोगों की होती है। इसीलिए जो लोग हैं दे कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू रिफॉर्म थ्रू पिटीशंस, पब्लिसिटी, एजिटेशन, इस तरह से करके। और इसी चीज़ में जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं या फिर प्रेशर ग्रुप हैं या फिर जो मीडिया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर लोग ही डिमांड करने लग जाएं कि इस पॉलिटिकल पार्टी को या फिर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको रिफॉर्म करना चाहिए और किसी सर्टेन वे में रिफॉर्म करना चाहिए, तो ये जो लोग हैं, जो मीडिया है, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज दे कैन पुट प्रेशर ऑन दीज पॉलिटिकल पार्टीज टू रिफॉर्म अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल। नेक्स्ट जो है,
जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे कैन इम्प्रूव इफ द पीपल वांट चेंजेस कैन ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज. दैट मीन्स कि आप rather than criticizing the political parties from outside, people should take active participation in the politics. जितने भी जो लोग हैं उनको एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहिए पॉलिटिक्स में आपको, क्योंकि मेन जो बात है वो यही है कि जो लोग इम्प्रूवमेंट चाहते हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करनी चाहिए और फिर ही जो रिफॉर्म है वो आएगा. वही जो बेसिकली मेन जो प्रॉब्लम है बैड पॉलिटिक्स की वो सिर्फ सॉल्व हो सकती है गुड पॉलिटिक्स से. तो बेसिकली जो लोग हैं वही अल्टीमेट अथॉरिटी हैं. इसी तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रिफॉर्म हो सकती हैं और लोगों के अकॉर्डिंग काम कर सकती हैं. सो दिस चैप्टर इज ओवर नाउ. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू चैप्टर. टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.